नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। फिल फैमिली डे फिल्म बस आज है 19 जून। रही बात भारतीय शेयर बाज़ार की, थोड़ा बहुत सुस्त कारोबार देखने को मिला। मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आज के दिन विटनेस होते हुए देखने को मिली। और ये दोस्तों हेल्दी नोट पे ना होना बहुत ही हद तक इम्पॉर्टेंट है। डेली के डेली बाज़ार नहीं भागेगा, सबको बाइंग और सेलिंग करने का मौका मिलना चाहिए। तो इसी बीच में गाइस मैंने बहुत सारे कमेंट्स रिसीव किए कि सर इन दिनों आप थोड़ा कम वीडियोस बनाए थे, जिसके वजह से केमिकल्स को लेके इनसाइट थोड़ी बहुत कम मिल रही है, जिसकी वजह से कन्विक्शन लेवल काफ़ी हद तक कम हो रहा है। पूरे इंटायर बुल मार्केट की रैली में केमिकल स्टॉक में उतनी तेज़ी नहीं आई है, जो कि हमने देखा भी है, विटनेस भी किया है। तो कौन कौन से कारण हैं दोस्तों जिसका पता होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कब से हमें केमिकल्स में तेज़ी की शुरुआत देखने को मिल सकती है, उसी पे ही मैं अपना अनबायस्ड कमेंट्री एज़ यूजुअल ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। बिकॉज मुझे पता है कि बहुत लोग के पास कोई ना कोई केमिकल स्टॉक ज़रूर होगा, लेकिन इसी बीच में केमिकल्स को लेके क्या अपडेट आ सकती है और क्या हमें देखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों, बात की जाए केमिकल स्टॉक की, जब हम लोग केमिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं ना, आपको समझना पड़ेगा केमिकल्स अपने आप में ही बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री होते हैं। ये कभी मत सोचिएगा कि अगर एक केमिकल स्टॉक भाग रहा है उस इंडस्ट्री में अगर तेज़ी है तो सारे के सारे केमिकल स्टॉक्स भागेंगे। ये सोचना बहुत भारी गलती हो सकती है। बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि केमिकल्स में भी बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ होते हैं। जैसे दीपक की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि फिनॉल्स में किंग है। नवीन की बात की जाए, फ्लोरोकेमिकल में अच्छा काम करती है। पिडलाइट की बात की जाए, ये क्या काम करती है बताने की आवश्यकता नहीं है। पीआई की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि एग्रोकेमिकल की सबसे टॉप मोस्ट कंपनी है। उसमें गैस ओलियोकेमिकल आते हैं, बेंजीन आता है, एमाइंस बिजनेस आते हैं। तो मोटा मोटी गैस बोलने का क्या मतलब है कि केमिकल स्टॉक्स की बात की जाए तो उनकी इंडस्ट्री में ना बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ होते हैं। और बहुत वेराइटीज़ के संग उनके डेमोग्राफी जो प्रेजेंस है ना, कौन सी कंट्रीज़ की बात की जाए उन सब में ज़्यादा है। इसको हम लोग एकदम इग्नोर नहीं कर सकते। बिकॉज जिस कंट्री को ये लोग ज़्यादा माल बेचते हैं ना, ज़्यादा माल एक्सपोर्ट करते हैं, अगर उस कंट्री की हालत ख़राब है तो वहाँ पे ना थोड़ा मोड़ा चैलेंज हमें देखने को मिल सकता है। तो हमें देखना है कि कौन कौन से केमिकल स्टॉक का डेमोग्राफी प्रेजेंस कौन कौन से कंट्रीज़ में है और उसकी अभी मौजूदा कंडीशन क्या है। अगर उनके जीडीपी में एक्सपेंशन होगा तो देर सवेर केमिकल्स में भी काफ़ी तेज़ी आएगी। और आप सबको अच्छे से पता है कि केमिकल स्टॉक ना इनके बहुत तेज़ जो मूवमेंट है उसकी वजह से काफ़ी हद तक फेमस होते हैं। सबसे पहले गाइस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारतीय बाज़ार में जो जीडीपी के आंकड़े FY24 में आया ना, इसने सबको सरप्राइज़ किया, हिला के भी रखा। क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि 8% के ऊपर दोस्तों हमारा FY24 ख़त्म होगा। और आप सबको अच्छे से पता है कि हाई इंटरेस्ट रेट के इन्वायरमेंट में अगर हम FY25 में 7.2% के आसपास भी ग्रोथ विटनेस करते हैं ना, ये बड़ी ग्रोथ मानी जाएगी। जहाँ पे अभी भी यूरोपियन बाज़ार, यूएस का बाज़ार काफ़ी पीछे चल रहा है। मतलब देखा गया तो फिश ने गैस इसके पहले जो फोरकास्ट किया था कि 7% के आसपास हमारा भारत का जो FY25 है वो रहेगा, जिसमें हमें अच्छी खासी अपग्रेडेशन देखने को मिल रही है। तो जो केमिकल कंपनी भारतीय बाज़ार में डोमेस्टिक प्रेजेंस रखती है उनका बहुत ही अच्छा टाइम शुरू होगा। लेकिन यस, ऐसे कुछ कंपनी ऐसे भी हैं जिनके डेमोग्राफी प्रेजेंस ना 30%, 40%, 50% दूसरे कंट्रीज़ में है। उनका क्या हालचाल देखने को मिल रहा है, सबसे पहले हम लोग उसको एनालिसिस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबको अच्छे से पता है कि यूरोप प्लस वन चाइना की बात की जाए, जिसको लेके गवर्नमेंट भी काफ़ी एग्रेसिवली इन सब चीज़ को प्रमोट कर रही है कि कैसे चाइनीज़ बाज़ार को हम लोग काउंटर करें और यूरोप को ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचें। ऑफकोर्स +1 चाइना से गैस केमिकल्स को बहुत फ़ायदा हुआ, +1 यूरोप से भी गैस इन सब कंपनीज को काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन यस, यूरोप की मौजूदा कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है जितना भारत ना ग्रो कर रहा है। अगर आप देखें तो Q1 में दोस्तों 0.3% के आसपास ग्रोथ में विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। स्पेन सहित जितने भी बड़े बड़े यूरोपियन बाज़ार है, फ्रांस, जर्मनी, उन सब की तो दोस्तों हालत जो FY24 में थी, आपने देखा कि बहुत सारे कंट्रीज तो रिसेशन घोषित कर दिए थे। अब कोई कंट्री में दोस्तों 1%, 1.25%, मैक्स टू मैक्स 2-2.5% के आसपास ग्रोथ होगा ना, आप वहाँ पे कंजम्पशन बहुत तेज उम्मीद नहीं कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों रेट कट होना बहुत ही हद तक इम्पॉर्टेंट है। तो ये आंकड़े मैं क्यों दिखा रहा हूँ, भले ही भारत का बाज़ार दूसरे
बाज़ारों की तुलना में काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। लेकिन यस, ऐसे बहुत सारी केमिकल्स कंपनी है ना, जिनका गाइस पूरा यूरोपियन यूनियन में जो जो कंट्रीज़ आते हैं ना, उनके जीडीपी पे निर्भरता कुछ ज़्यादा है और यही हमें देखना है। अगर आने वाले दिनों में रेट कट होता है तो कंजम्पशन बूस्ट होंगे और जिसका फल ये होगा ना, केमिकल्स में रैली आएगी। लेकिन साथ ही साथ ये देखना है कि कौन कौन से केमिकल्स का प्रेजेंस कहाँ कहाँ है। सबसे पहले गैस बात की जाए फाइन ऑर्गेनिक की, आप सबको अच्छे से पता है कि बहुत ही कमाल का और बहुत ही मजबूत शेयर है। बट पिछले 2 सालों से गैस कंपनी वही 4,500 5,000 के रेंज पे ट्रेड कर रही है। एक समय ऐसा था कि स्टॉक 700 से भाग के 5,500 के ऊपर गया था और उसके बाद हमें ये देखने को मिला कि कंपनी पिछले कुछ समय से एकदम रेंज बाउंड ट्रेड कर रही है। तो गैस उसके पीछे कहानी भी है, वजह भी है। रही बात कंपनी की साइज़ की, तो मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है जो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नेचर का होता है। लेकिन यस, इसकी कहानी क्या है ना, थोड़ा देखना बहुत ही हद तक इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों बात की जाए जोग्राफिकल स्प्लिट की, मैंने क्या बताया कि जब तक आप इसको देखेंगे नहीं ना कि ये सब कंपनी FY 22 में, 23 में या फिर ऑनगोइंग कंडीशन में कितना एक्सपोर्ट करी है, आप कंक्लूशन नहीं निकाल पाएंगे। आपको लगेगा कि कंपनी ख़राब है। अब दोस्तों जहाँ पे कंपनी के प्रेजेंस अगर 60% से ऊपर एक्सपोर्ट मार्केट में हो, डोमेस्टिक मार्केट में जिनकी संख्या काफ़ी कम होना, आप उनसे क्या ही उम्मीद करेंगे। मतलब हमें ये देखना है कि कंपनी कोई भी एंगल से ख़राब नहीं है, बल्कि ये है कि जहाँ पे कंपनी माल बेचती है ना, उस कंट्री की हालत ख़राब है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ कि ऑटो के बहुत सारी कंपनीज मन चाहे उत्पादन नहीं कर सकते। मतलब अगर टाटा मोटर्स की बात की जाए लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा की, वो गाड़ी 200 बना तो लेंगे, बट उसके लिए क्या होना चाहिए, मार्केट भी होना चाहिए, क्योंकि सेल ऑफ कोर्स एब्जॉर्ब होते हुए देखने को मिले। तो मोटा मोटी कैसे ऑटो में काफ़ी सेल्स का डिमांड बढ़ा है। लेकिन यस, ये बस एक उदाहरण था कि आप जिस कंट्री में माल बेच रहे हैं ना, जहाँ से आपका रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन्स बढ़ रहा है, अगर उन सब कंट्री की हालत ख़राब है तो उन सब हालत ख़राब कंडीशन में ना आपको ये देखना है कि उन सब का मार्केट कब तक ठीक हो सकता है। दूसरे स्टॉक की बात की जाए एल्केन इमाइन्स, बहुत लोग कमेंट करते हैं तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। डाइलिथाइल इमाइन्स की बात की जाए, मिथाइल इमाइन्स की बात की जाए, इन सब में इस कंपनी ने ना पिछले कुछ समय से ऑफकोर्स मोनोपोली और डुओपोली शेयर की है। पर आपको अच्छे से पता है कि फार्मा का इंडस्ट्री कोविड के बाद बहुत ख़राब FY 22 और 23 में देखने को मिला था। लेकिन यस, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में थोड़ी बहुत रिकवरी हमें देखने को मिली। तो जी हाँ गैस, इनके केमिकल्स ना फार्मा में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और इसी के वजह से इसमें थोड़ी बहुत वीकनेस हमें देखने को मिली। और साथ ही साथ क्या, जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है ना, उन समय भी बहुत बड़ा कारोबार नहीं हो रहा है, बिकॉज वहाँ से डेवलपमेंट आना प्रॉपर टाइमली बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप देखें तो बहुत सारे नंबर्स ऑफ इंडस्ट्री है, खासकर फार्मा के, एग्रो के, पेंट के, टेक्सटाइल के, जो गैस इसी में ही मिले हुए हैं, जिनके प्रेजेंस अगर आप देखें मैक्सिको, USA, UAE, चाइना, थाईलैंड है। अब उन सब कंट्रीज़ की हालत बहुत ख़राब है या फिर ख़राब से थोड़ी बहुत बेहतर हो रही है। तो हमें समय का इंतज़ार करना पड़ेगा और ये देखना है कि भारतीय बाजार के संग वर्ल्ड GDP भी कैसा काम कर रही है। दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक को लेकर बहुत सारे कमेंट्स हमें देखने को मिले कि सर असल में कमेंट्री क्या आ रही है। जो मैनेजमेंट बोलता है ऑफ कोर्स हर क्वार्टर में हमें वेट करने की आवश्यकता होती है, बट दोस्तों लास्ट क्वार्टर के नंबर्स इस कंपनी के लिए सम्मानजनक थे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कंपनी ने तोड़ फोड़ नंबर पेश किए थे, बट जितना ख़राब नंबर्स आ रहे हैं उससे थोड़े बहुत ठीक हमें देखने को मिले। इनके दोस्तों फ्लोरोकेमिकल सेगमेंट में घुसने के बाद, जो कि कंपनी घुस चुकी है, मार्जिन्स में रिस्टोरेशन की बात हम लोग कर रहे हैं और 10% से ऊपर जो मार्जिन्स है ना, इसको लेके भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन ये इनके भी गाइस जो जोग्राफिकल प्रेजेंस है ना, 30% एक्सपोर्ट में, जो अपने आप में ही कंपनी की जो डिमांड्स है ना, उसको थोड़ा बहुत वीक बना रही है। दोस्तों अगर आप देखें तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो इंडियन मार्केट में 70% के आसपास एक्सपोजर है। एक्सपोर्ट की बात की जाए 30% कहाँ पे है, यूरोप में, चाइना में, और बहुत सारे कस्टमर्स इनके ऐसे हैं जो ऑफ कोर्स बाहर से डील करते हैं। FY 24 का अगर स्प्लिट देखें ना, 32% आपको यूरोप देखने को मिलेगा। और यूरोप की हालत कैसी है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑफकोर्स कैसे ये सब आंकड़े बहुमूल्य और प्रीसियस आंकड़े मैं आपको क्यों शेयर कर रहा हूँ, ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए कि कभी कभी जब स्टॉक परफॉर्म नहीं करता है ना, काफ़ी निराशा पैदा होता है, बट आपको उसके पीछे एक्चुअल वजह होनी चाहिए। अब डिक्सन की एग्जांपल की बात की जाए, मदरसन सुमी की बात की जाए, यूनो मिंडा की बात की जाए, क्या हमेशा सब कंपनी भागे हैं? बीच बीच में गए 2 साल 2.5 साल ये सब स्टॉक परेशान भी किए हैं, बट जब भागे तो नॉन स्टॉप पैसे बने। लेकिन नॉन स्टॉप पैसे उनके बने ना जिनको कारण पता था कि स्टॉक क्यों गिर रहे हैं और स्टॉक क्यों नहीं भाग रहे हैं। अगर आप कारण से ओके हैं, टाइम दे सकते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि सब कंपनी ख़राब नहीं है, बल्कि जो ऑनगोइंग कंडीशन है उनके सुधरने की ना संभावना हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं कि कंपनी कब तक बेहतर परफॉर्म कर सकती है। बहुत ही अच्छा एग्जांपल भी है दोस्तों दीपक नाइट्राइट। आपको अच्छे से पता है कि दीपक में करेक्शन तो हुआ, ऐसा नहीं करेक्शन नहीं हुआ,
बट दूसरे स्टॉक्स की भांति करेक्शन हुआ, रिकवरी भी हुई। स्टॉक की बात की जाए अपने टॉप से हार्डली से हार्डली कैसे 18-20% दूर है, लेकिन यस इस कंपनी में रिकवरी क्यों हमें देखने को मिली, बिकॉज इनका डोमेस्टिक मार्केट दूसरे स्टॉक्स के भांति काफ़ी अच्छा है। इंडियन मार्केट में कैसे जो पेंट्रेशन है ना, ये काफ़ी ह्यूज है, और ऑफकोर्स एक्सपोर्ट मार्केट में इनकी डिपेंडेंसी उतनी हद तक हेवी नहीं है। इसके उदाहरण की बात की जाए, आपके सामने प्रूफ भी है कि कैसे कैसे एक्सपोर्ट की बात की जाए हमें 22% के आसपास देखने को मिलता है, और 78% के आसपास का जो इनके डोमेस्टिक जो डिमांड है वही हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मोटा मोटी कैसे देखा गया तो ये सब कंपनी जिनकी डोमेस्टिक डिमांड भारतीय बाजार में काफ़ी मजबूत है। चूँकि दोस्तों आंकड़े की बात की जाए, ऑफकोर्स ये FY22 का है, लेकिन यस मोटा मोटी कैसे FY24 तक आप ऐसे ही प्लस माइनस 2-5% प्लस और 2-5% माइनस आप उम्मीद कर सकते हैं, बिकॉज सारे आंकड़े मैं जहाँ से देख रहा हूँ मैं क्रेडिट उन्हीं को ही देना चाहूँगा। तो जी हाँ गैस, ये सब कंपनी का भविष्य आने वाले दिनों में इस पर डिपेंडेंट है कि आने वाले दिनों में यूरोप का मार्केट, USA का मार्केट कब तक ठीक होगा। और ऑफकोर्स आपको ये भी देखना होगा कि लोअर इंटरेस्ट रेट में कंजम्पशन बूस्ट करता है, और कंजम्पशन में गैस हर एक जगह पे ना केमिकल्स का भरपूर योगदान है, और जब केमिकल्स भागती है ना, इनका रिकॉर्ड भी है कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करती है। बात आरती इंडस्ट्रीज की, तिभिगा से कमाली कंपनी को याद होगा कि एज पर फिबोनाची पैटर्न हमने ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास इसको बहुत बार डिस्कस किया था। कंपनी 450 के आसपास आई थी, आज तो कंपनी 700 के आसपास है। बहुत लोग को याद होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसमें आपने रैली इन्जॉय की या फिर नहीं की। आरती फार्मा एक गजब की कंपनी है जो हमें डीमर्जर में देखने को मिला, और ऑफकोर्स मैं आरती फार्मा लैब पे भी ना दोस्तों आने वाले दिनों में कवरेज दूंगा कि कैसे कमाल की कंपनी, उसमें हमें अच्छी खासी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। जिसमें तो गैस कंपनी में हमें डिमर्जर भी देखने को मिला, और साथ ही साथ कंपनी रिकवर भी हुई। तो मोटा मोटी ये देखने का मतलब है कि कंपनी टॉप से बहुत डिस्काउंट में नहीं है। अगर आप फ्री के शेयर को ऐड करें ना, तो कंपनी आपको अभी प्रॉफिट दे रही है, लेकिन यस इनके अंदर भी वही देखने को मिला। कैपेक्स कंपनी काफ़ी ह्यूज कर बैठी, और जो डिमांड हमें यूरोप से मिलना चाहिए वो गैस अभी भी सपोर्टिव नहीं है। तो अगर आप देखें तो 9 मंथ का दोस्तों FY24 का जो डेमोग्राफी देखने को मिलेगा, जिसमें 52% के आसपास जो एक्सपोर्ट है ना, वो कहाँ देखने को मिल रहे हैं, वेरियस कंट्री में, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, चीन में, है ना। तो मोटा मोटी का इस बोलने का मतलब है कि आपको केमिकल्स को वक्त देने की आवश्यकता है। अगर आप वक्त नहीं देंगे, सीधा फ्रस्ट्रेशन में आके ब्रेक इवन में निकलेंगे, या फिर आप सोचेंगे कि हमेशा लॉस में होगा, ऐसा कोई होने वाला नहीं है। बिकॉज जब दोस्तों वर्ल्ड की हालत ख़राब होगी ना, इंटरेस्ट रेट कट यही उपाय होगा। लेकिन जब वो चीज़ होगा ना, तब दोस्तों आने वाले कल का सिनेरियो को भाप के ही स्टॉक में रैली होगी, जैसा कि हमने बहुत सारे स्टॉक्स में देखा भी है। तो ऑफकोर्स मैं अपनी अनबायस्ड कमेंट्री हमेशा देते आया हूँ और दूंगा। ये दोस्तों आपकी बात है कि आपको करना क्या है। मैं तो कोई भी केमिकल्स कंपनी को बिना होल्ड के और कुछ सोच ही नहीं सकता, बिकॉज ये सब कंपनी ने मुझे पैसे बना के दिए हैं, और आने वाले कल मुझे अगर 1-2 साल और भी होल्ड करना पड़ा ना, मैं पेशेंसली होल्ड करूँगा। यस, जब यूरोप का बाजार अच्छा हो जाएगा तब हमें देखना है कि इन सब कंपनी में कैसा डेवलपमेंट है। अगर उस समय कंपनी अच्छा नहीं कर रही है तब हम लोग एनालिसिस करेंगे, बट यस आने वाले कुछ क्वार्टर्स में हमें पेशेंसली होल्ड करने की आवश्यकता है, और पेशेंसली ये देखने की आवश्यकता है कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो क्या बोल रहे हैं। तो सारे के सारे स्टॉक्स को मैं कवर नहीं कर पाया इस केमिकल स्टोरी में, लेकिन यस कुछ स्टॉक की बात की जाए जिसको मैं कवर नहीं कर पाया, जैसे PI इंडस्ट्रीज़ हो गए, अतुल हो गए, उन सबको भी आप ध्यान में रखें, वो सब भी कमाली कंपनी है। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।